जय हिंद दोस्तों। बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस डेली करंट अफेयर्स में हम देखने वाले हैं 4 सितंबर 2020 की कुछ प्रमुख खबरें, कुछ प्रमुख समाचार पत्रों से निकाले गए कुछ प्रमुख पॉइंट जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर है बिम्स्टेक मीट से संबंधित। बिम्स्टेक एक बहुत महत्वपूर्ण संगठन है जिसमें 7 देश हैं, टोटल 7 देश का कुल ये संगठन है। तो भारत की दृष्टि से बिम्स्टेक बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी क्या हुआ है कि बिम्स्टेक देशों के जो सीनियर ऑफिशियल मिनिस्टिंग है, यानी जो मिनिस्टर हैं सीनियर ऑफिशियल, उनकी एक मीटिंग हुई थी जिसको हमने कहा था SOM सीनियर ऑफिशियल मीटिंग। तो इस मीटिंग में भारत ने भी हिस्सा लिया था और ये कोलंबो श्रीलंका में हुई थी। 21st ये SOM था, यानी 21st सीनियर ऑफिशियल मीटिंग थी ये आपको ध्यान रखना है। कोलंबो श्रीलंका में हुई थी। ठीक है, देखिए एक बात ध्यान करिए कि बिम्स्टेक हो या कोई भी संगठन हो, उसकी कई टाइप की मीटिंग्स होती हैं। ठीक है, कभी उसके फॉरेन मिनिस्टर मिलते हैं, कभी उनके जो मेन जो बैठक होती है उनके शिखर सम्मेलन होते हैं कभी, या कभी कुछ और प्रकार के होते हैं। तो ऐसे समिट अलग अलग प्रकार की होती हैं। ठीक है, इस समिट की बात करें तो ये थी सीनियर ऑफिशियल मीटिंग। ठीक है, और इसका नंबर था 21st सेशन ऑफ सीनियर ऑफिशियल मीटिंग ये था जो कोलंबो श्रीलंका में हुआ। ठीक है, इसी मीटिंग में अगर बात करें तो इसी मीटिंग में श्रीलंका जो देश था, देखिए उसी ने क्या किया है, जो हमारा 5th बिम्स्टेक समिट होने वाली है, यानी बिम्स्टेक देशों की जो मुख्य बैठक होगी जिसे हम शिखर सम्मेलन कहते हैं हिंदी में, वो 5वां होने वाला है। उसकी भी श्रीलंका ने होस्ट करने के लिए कहा है कि हम तैयार हैं उसको करने के लिए। और ऐसे ही जो 17th बिम्स्टेक मिनिस्ट्रियल मीटिंग है, यानी जो मंत्रियों की बैठक है, उसके लिए भी श्रीलंका ने कहा है कि हम तैयार हैं। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार की मीटिंग होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अभी करंट में यही हुआ है कि बिम्स्टेक देशों की जो सीनियर ऑफिशियल मीटिंग है, यानी जो विदेश सचिव इसमें शामिल होते हैं, वो भी बैठक हुई है अभी श्रीलंका में कोलंबो में। 21st सेशन था उसका। ये वो 7 देश हैं बिम्स्टेक के जो बिम्स्टेक में हैं, जिसमें बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, नेपाल है, म्यांमार है, थाईलैंड है और श्रीलंका है। ऐसे 7 देशों का ये संगठन है। सामान्यतः ये देश यही करते हैं कि आपस में मिलकर कोऑपरेशन करते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न सेक्टरों में। तो उसी के लिए ग्रुप बनाया गया है। अगर इस बैठक की बात करें तो इस बैठक में भारत ने भी हिस्सा लिया, भारत ने भी इसमें बात की, और जो भी उसका कोऑपरेशन है उसको एक्सपेंड करने के लिए उसने काफ़ी मेंबर से चर्चा की, या किस तरीके से जो देश हैं उनका जो सहयोग है, उनका जो कोऑर्डिनेशन है वो कैसे बढ़ सकता है, इस बारे में बात की। साथ ही साथ इस बारे में भी बात की इस मीटिंग में कि जो बिम्स्टेक है और जो एशिया डेवलपमेंट बैंक है, उसके बीच में जो एक ज्ञापन हुआ है, जो समझौता हुआ है, वो भी आगे बढ़ पाए। तो उसके लिए भी इस मीटिंग में हमने मंजूरी दी है, सभी देशों ने मिलकर मंजूरी दी है। तो ऐसा आपको ध्यान रखना है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल जगह इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे हुआ था SOM बिम्स्टेक का, 21st बिम्स्टेक का, तो उसका नाम है कोलंबो श्रीलंका में हुआ था। बिम्स्टेक की बात आई है तो 2-3 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो बिम्स्टेक की फुल फॉर्म, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, यानी जो ये इनिशिएटिव है ये क्या बना है, विभिन्न क्षेत्रों में जो तकनीकी और आर्थिक सहयोग है उसको बढ़ाने के लिए सहयोग बना है, संगठन बना है जिसका नाम है बिम्स्टेक। ठीक है, इसकी मुख्यालय की बात करें, हेडक्वार्टर की बात करें तो ढाका बांग्लादेश में इसका हेडक्वार्टर है। टोटल जो इसके मेंबर हैं, मैंने बताया आपको 7 मेंबर्स हैं, टोटल 7 इसके देश हैं जो इसके मेंबर हैं। देश मैंने आपको बताया, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल। ये 7 इसके जो मेंबर देश हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। ऑड वन आउट चूज करने के लिए कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि निम्न में से कौन बिम्स्टेक का एक मेंबर है या कौन एक मेंबर नहीं है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ जाते हैं। द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 आ गई है, इसको आपको पढ़ना है। यहां से कुछ पॉइंट अपने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, यूनिवर्सिटी रैंकिंग बहुत सारी एजुकेशन इंडस्ट्री ऐसी हैं या बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो कराती है। तो ये जो रैंकिंग कराई है, ये रैंकिंग कराने वाला है टाइम्स हायर एजुकेशन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो रैंकिंग है ये टाइम्स हायर एजुकेशन ने कराई है, और ये अभी 2 सितंबर को ही लॉन्च हुई थी, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021। अगर इसकी हम बात कर लें तो यहां पर भारत ने कुछ अपना प्रदर्शन अच्छा जरूर किया है, क्योंकि पिछले साल से 14 संस्थान भारत के ऐसे हैं ज्यादा जो इसमें इस बार इंक्लूड हुए हैं। पिछली बार 14 कम संस्थान इंक्लूड हुए थे, इस बार 14 संस्थान हुए हैं। लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर इस रैंकिंग में भारत के केवल 49 जो केवल संस्थान थे वही इसमें केवल भाग ले पाए थे। इस बार 63 यानी लगभग लगभग 14 और भी जो हैं उन्होंने इसमें जगह बनाई है अपनी। तो इस बार अगर पूछेगा आपसे कि इस रैंकिंग में कितने भारतीय इंस्टीट्यूट को रखा गया है, तो टोटल 63 जो यूनिवर्सिटीज हैं भारत की, उनको इसमें रखा गया है।
हालांकि अगर बात करें तो टॉप 300 में भी भारत का कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, उसके बाद ही भारत के इंस्टीट्यूट आते हैं, तो ये एक थोड़ी सी बात भारत के लिए सोचने वाली बात है। बट आपके एग्जाम के लिए आपको दो बातें ध्यान रखनी है कि द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में भारत के कितने यूनिवर्सिटी या संस्थान हैं, तो अपना आंसर होगा 63। और ये किसने कराई है, तो टाइम्स हायर एजुकेशन ने इसको कराया है, इसने कराई है इसमें। अगर आगे बात करें तो देखिए भारत ने अभी तक इस रैंकिंग में सबसे ज्यादा विद्यालय दर्ज कराए हैं, सबसे ज्यादा इंस्टीट्यूट उसको दर्ज हुए हैं। इससे पहले कभी इतने विद्यालय, इतने यूनिवर्सिटी भारत की इस रैंकिंग के लायक नहीं बन पाए थे, तो ये भारत के लिए एक अच्छी बात है। अगर इस रैंकिंग की बात कर लें तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो इसमें टॉप पर रहा है, उसने टॉप किया है। सबसे अच्छी जो एजुकेशन एनवायरनमेंट है, एजुकेशन पॉलिसीज हैं और जो रिजल्ट्स हैं और जो भी उसके पैरामीटर्स रहे हैं, उन पे सब पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी टॉप पर रहा है। उसके बाद उसको फॉलो किया है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने, हार्वर्ड ने और कैलिफोर्निया ने। उसके बाद मैसाचुसेट ने इसको फॉलो किया है, ऐसा इसमें रहा है। टॉप करने वाली जो है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात कर लें कंट्रीज की, तो सबसे ज्यादा जो यूनिवर्सिटीज हैं वो अमेरिका की शामिल हुई हैं टॉप यूनिवर्सिटीज में, जिसमें जो 59 हैं उसकी यूनिवर्सिटी वो शामिल हुई हैं। 59 यूनिवर्सिटी अमेरिका की शामिल हुई हैं टॉप 100, टॉप 200 में। हालांकि इंडिया की यूनिवर्सिटी 63 है, बट वो टॉप में नहीं है, वो 300 पोजीशन के भी बाद उनका प्लेस है। तो यहाँ पे केवल टॉप 200 की बात की गई है कि शुरू के टॉप 200 में किसकी ज्यादा है, तो अमेरिका उसमें टॉप पर रहा है, उसकी 59 यूनिवर्सिटीज में रही हैं। इसके बाद बात करें तो यूके की इसमें 29 रही हैं और फिर जर्मनी की इसमें 21 रही हैं, ऐसा आपको ध्यान रखना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको ध्यान रखना है। देखिए एशिया की पहली यूनिवर्सिटी एक बन गई है जो कि शिन्हुआ यूनिवर्सिटी है चाइना की। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई एशिया की यूनिवर्सिटी इस लिस्ट में टॉप 20 में अपनी जगह बना पाई हो, तो ये आपको ध्यान रखना है। दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, एशिया की टॉप पर रहने वाली यूनिवर्सिटी कौन सी रही है, तो भी शिन्हुआ यूनिवर्सिटी। और पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है एशिया की जो टॉप 20 में जगह बनाई है, तो भी उसका आंसर क्या है, शिन्हुआ यूनिवर्सिटी। ये आपको यहां से ध्यान रखना है। अगर केवल भारत की बात कर लें तो भारत में पुनः जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है बेंगलुरु, उसने शीर्ष पर जगह कायम रखी है। यानी भारत की बात करें तो भारत में टॉप मोस्ट जो रहा है वो आईआईएस बेंगलुरु रहा है। तो ये आपको एक थोड़ी सी बात यहां से ध्यान में रखनी है इस रैंकिंग के बारे में। ये जो आप देख रहे हैं ये आईआईएस बेंगलुरु ही है, जिसका यहाँ पे फोटो आप देख रहे हैं। तो ये भारत में इस समय टॉप पर रहा है, हालांकि लिस्ट में 300 नंबर के बाद ही आया है, बट भारत के लिए टॉप पर है। अगली न्यूज की तरफ बढ़ जाते हैं। अगली न्यूज है इंडिया टू होस्ट समिट ऑफ एससीओ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, देखिए दो क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, एक तो एससीओ और एससीओ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, ये एससीओ क्या है पहले समझिए। देखिए एससीओ की फुल फॉर्म जो है वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी शंघाई सहयोग संगठन है। ये चाइना यानी चीन ने इसको बनाया था, चीन के द्वारा ये बनाया गया था और इसके बारे में सारी बातें हम पढ़ेंगे। इसका मकसद केवल ये था कि जो भी देश हैं उनका आपस में कोऑपरेशन बढ़े और कोऑर्डिनेशन उनमें बढ़े, तो ऐसा इसमें बात की गई थी। अब भारत क्या कर रहा है, भारत अभी आने वाले 30 नवंबर यानी 30 नवंबर को भारत क्या करेगा, इनकी सरकारों के जो प्रमुख हैं यानी जो एससीओ के मेंबर कंट्रीज हैं उनमें जो सरकारें हैं उनके जो प्रमुख हैं उनकी एक बैठक है जो भारत उसकी मेजबानी करने वाला है, भारत उसको होस्ट करने वाला है 30 नवंबर 2020 को। इसलिए ये न्यूज यहां पे ध्यान में रखनी है। हालांकि ये जो संगठन है ये बहुत प्रभावशाली है, बहुत इफेक्टिव है। इसका मेन जो एजेंडा है वो इकोनॉमिक एजेंडा है, ठीक है ना। इसका जो मुख्य काम है वो है आपसी देशों में जो भी इसके मेंबर देश हैं उनमें व्यापार को और ट्रेड को बढ़ाना या उनमें आर्थिक सहयोग को बढ़ाना। यही एससीओ का मेन जो पर्पस है वो यही है। अगर हम बात करें तो भारत भी अपने सहयोग का विस्तार कर रहा है। भारत भी चाहता है कि जो एससीओ के मेंबर कंट्रीज हैं उनके साथ भारत का सहयोग बढ़े, भारत का जो योगदान बढ़े। उसका एक कारण ये है कि जो एससीओ है, एससीओ में जितने भी देश हैं वो टोटल वर्ल्ड की जीडीपी का करीब करीब 20% को एक्वायर करते हैं। यानी बहुत बड़ी जीडीपी को एससीओ के देश अपने आप में होल्ड किए हुए हैं। तो इसलिए बहुत बड़ा व्यापार, बहुत बड़ा बाजार सभी देशों को मिल सकता है। इसलिए भारत भी चाहता है कि यहाँ पे उसका सहयोग स्तर जो है वो बढ़े और वहां से उसको फायदा थोड़ा सा मिले। अगर हम बात कर लें पॉपुलेशन की तो दुनिया की लगभग 42% जो पॉपुलेशन है वो एससीओ के मेंबर देशों में ही रहती है। इस लिहाज से भी एससीओ के जो देश हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जो 8 देश हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं व्यापार की दृष्टि से भी और इकोनॉमिक दृष्टि से भी। इसीलिए भारत चाहता है कि भारत इसका मेंबर बने, मतलब मेंबर तो है ही भारत ऑलरेडी, कि इसका मेंबर जो है वो एक्टिव मेंबर बने और आगे इसका सहयोग जो है वो इसका बढ़ता जाए, ऐसा भारत चाहता है।
अगर बात कर लें भारत की, तो भारत 2005 में इसका मेंबर बना था और 2005 में ऑब्जर्वर की तरह ये इसमें शामिल हुआ था। हालांकि जो फुल टाइम मेंबर है वो 2017 में भारत बना था। तो ये दो पॉइंट भी आपको ध्यान में रखने हैं कि कब बना फुल टाइम मेंबर, 2017 में, और ऑब्जर्वर कब बना, तो 2005 में पर्यवेक्षक यानी ऑब्जर्वर की तरह भारत इसमें रहा था। ये आपको यहां से ध्यान में रखना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए जितने भी साधन संपन्न एशियाई देश हैं, ठीक है, उन सभी देशों का कनेक्शन जो है ना वो एससीओ से है। इसीलिए भी भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, या भारत की व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है एससीओ से जुड़ा रहना और एससीओ में एक एक्टिव मेंबर की तरह काम करना। तो ये आपको यहां से ध्यान में रखना है। एससीओ की बात आई है तो एससीओ के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने बताया आपको कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम है पूरा। 2001 में इसको बनाया गया था, शंघाई में इसको बनाया गया था 2001 में, और चाइना यानी चीन ने ही इसको बनाया था, चीन ने ही इसका प्रस्ताव दिया था। तो चीन के अंडर में ही लगभग लगभग ये काम करता है। तो अगर डेट पूछेगा इसकी तो 2001 है, 15 जून। अगर इसके इस समय के सेक्रेटरी जनरल आपसे पूछता है तो व्लादिमीर नोरोवोव, ये इसके सेक्रेटरी जनरल हैं, इसके महासचिव हैं इस समय। और इस समय जो एससीओ का मुख्यालय है वो है आपका बीजिंग चाइना में। तो ये आपको यहां से 3-4 स्टैटिक बातें याद रखनी है। देखिए यहां पे एक लिस्ट आपको दी है मैंने कि किस तरीके से एससीओ में मेंबर्स जुड़ते गए हैं बार बार। तो देखिए टोटल मिला के अगर आप देखेंगे, टोटल मिला के यहाँ पे पूरे 8 मेंबर हैं, जो 3-3 के पेयर में यहाँ पे मैंने दिखाए हैं आपको। सबसे पहले 1996 की बात करें, ठीक है, तो देखिए उस समय एससीओ नाम नहीं रखा गया था इसका। उस समय ये 5 देशों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया था, ठीक है ना। इन 5 देशों ने ग्रुप बनाया था। उसके बाद 2001 में जब उज्बेकिस्तान भी यहां पर जुड़ गया, तब इसका नाम हो गया था एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। तो ये अलग अलग दिया हुआ है कि 1996 में केवल 5 देश जुड़े, फिर 2001 में उज्बेकिस्तान जुड़ा, और उसके बाद इंडिया जब जुड़ा था तो वो साल था 2017। इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान भी यहाँ पे जुड़ गया था, उसको भी एससीओ की मेंबरशिप दी गई थी, दे दी गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना कि पाकिस्तान के साथ कौन सा देश इसमें जुड़ा या इंडिया के साथ कौन सा और देश जुड़ा। तो ऐसे वो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो इन बातों को आपको यहां से ध्यान में रखना है। 30 नवंबर को बैठक होने वाली है, कौन लेगा, इंडिया उसकी होस्ट करेगा, इंडिया उसको होस्ट करेगा। ये आपको यहां से ध्यान में रखना है। आगे बढ़ जाते हैं। आगे एक न्यूज है हमारे पास, पेंगलबसोल। ये एक तरह का त्योहार है पेंगलबसोल। इसके उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो सकते हैं, वो आपका अलग अलग हो सकता है, बट आपको स्पेलिंग ध्यान रखनी है। पेंगलबसोल ये एक तरह का त्योहार है जो ध्यान रखना है, सिक्किम स्टेट में इसको मनाया जाता है। सिक्किम स्टेट में केवल सेलिब्रेट किया जाता है इसको। और जो हमारा तिब्बतियन कैलेंडर है, जो हमारा तिब्बती कैलेंडर है, उसके अनुसार अगर बात करें तो 7th मंथ, जो हमारा 7वां महीना होता है, उसके 15वें दिन को ये मनाया जाता है। ऐसा यह त्योहार है सिक्किम में जो मनाया जाता है। ये अभी सिक्किम में मनाया गया, तो उसी के लिए ये न्यूज़ अपने न्यूज़ में आ गई, जो हमने याद कर लिया। देखिए ये बहुत ही फन वाला यानी बहुत ही मस्ती धूमधाम वाला त्योहार है, जो राज्य सरकार के द्वारा भी इसको कुछ ऐड दी जाती है, उसके अकॉर्डिंग ये मनाया जाता है। तो खासा फेमस है सिक्किम में। हालांकि बहुत बड़ा त्यौहार तो मैं उसको नहीं कहूँगा जो सिक्किम मनाया जाता है, लेकिन हाँ सभी बड़े त्योहारों में से एक जो है वो ये पेंगलबसोल वहाँ पे है, जो सिक्किम में मनाया जाता है। देखिए एक धार्मिक त्योहार की तरह मनाया जाता है। और इसमें क्या करते हैं, इसमें जो सिक्किम के लोग मानते हैं कि उनकी रक्षा के लिए जो देवता लोग हैं, तो उन देवताओं को वो श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ऐसा ये त्योहार है, ठीक है ना। जैसे अगर मैं बात करूं तो एक वहां के स्थानीय देवता हैं डोंगा, ठीक है, स्थानीय देवता हैं, देवता माना जाता है, डोंगा देवता हैं। तो डोंगा को वो अपनी जो है वो श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ऐसे जो गोनपो हैं वो जो है वहाँ पे देवता माने जाते हैं, उनको जो है वो क्या कहते हैं, वहाँ पे अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इसी प्रकार जो वहाँ पे ड्रैगपो हैं, ड्रैगपो, तो वो ड्रैगपो भी वहाँ के देवता हैं, तो उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस तरह का त्यौहार यहाँ पर मनाया जाता है। विभिन्न मुखौटों के साथ लोग वहाँ पे अलग अलग तरीके के नृत्य वगैरह करते हैं, जिससे जो है वहाँ पे वो अपना त्यौहार इस तरीके से मनाते हैं। देखिए अगर बात करें तो कुछ भौगोलिक बात में ये है कि देखिए यहाँ पर जो पेंग का अर्थ है, वो पेंग का अर्थ ये कि एक साक्षी, साक्षी का अर्थ मतलब समझ रहे हैं ना, साक्षी का अर्थ, साक्षी का मतलब प्रूफ, ठीक है ना। और पूजा का अर्थ होता है लेबासोल, यानी लेबासोल जो है वो पूजा है, और जो विटनेस है वो है पैंग, ठीक है ना। ये समझ गए ना बात। पैंग का अर्थ हो गया विटनेस, और जो लबासोल है उसका अर्थ है पूजा यानी वर्शिप, ठीक है। तो इस तरह सिक्किम में जो त्यौहार है वो मठों पर और विभिन्न स्थानों पर मनाया जाता है। ये एक तरह से दिखाते हैं शांति और सद्भाव,
ठीक है ना। जब भी हम देवताओं को वहां पे श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं तो वहां पे एकता दिखाई देती है, सभी मठों की, सभी स्थानों की, सभी तरह के लोग वहां पे जो होते हैं वो इस तरह के त्योहार को मनाते हैं और एक एकता का व्यवहार हमें देखने को मिलता है, एक शांति सद्भाव का भाव देखने को मिलता है हमें। तो ये एक ऐसा क्या कहते हैं यहाँ पर एक है। एक स्टोरी की बात करें तो स्टोरी भी यहाँ पे एक है कि एक पहले काबी लोमचोक में लेपचा और भूटिया दो सहोदर भाई थे, तो उनकी जो ऐतिहासिक शपथ थी वो स्टोरी पूरी है उनकी, तो उसकी याद में भी ये मनाया जाता है, वहाँ भी दिखाया जाता है। अगर कुल मिला के पूछा जाएगा तो शांति सद्भाव और भाईचारे का ये त्यौहार है, धार्मिक त्यौहार है, जिसमें विभिन्न धार्मिक नेताओं की हम श्रद्धांजलि देते हैं, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं उनको, और ऐसा सिक्किम में त्यौहार मनाया जाता है। तो ये आपको यहाँ से ध्यान में रखना है, सिक्किम का त्यौहार है ये, उसी को आपको यहाँ से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो कुछ हमारे पास इस समय कुछ व्यक्तित्व हैं जो आपको याद करने हैं आज के न्यूज़ के अकॉर्डिंग, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे मुरली रामकृष्णन, इनका नाम आपको याद रखना है। तो मुरली रामकृष्णन अभी हाल में फेमस हो गए हैं। इनको रिजर्व बैंक ने अभी जो साउथ इंडियन बैंक है उसका सीईओ और उसका एमडी बनाने की नियुक्ति को जो इन्होंने परमिशन दे दी है आरबीआई ने। तो अपने जो मुरली रामकृष्णन है ये पहले जो है वो एमडी और सीईओ होंगे, रामकृष्ण जी, मुरली रामकृष्ण जी साउथ इंडियन बैंक के। तो ये आपको ध्यान में रखना है। साउथ इंडियन बैंक की बात करें तो अभी वहां पे वीजी मैथ्यू जो है वो एमडी और सीईओ हैं, जो अभी 30 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं, उनका काम पूरा होने वाला है वहां पे, तो उनकी जगह लेंगे अपने मुरली रामकृष्णन जी। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम लोग दोनों बैंकों की बात कर लें तो दोनों बैंकों के बारे में कुछ बातें हम लोग याद करनी है। देखिए रामकृष्णन की बात करें तो रामकृष्णन अगर देखें तो इससे पहले आईसीआईसीआई बैंक में जो थे वो सीनियर जनरल मैनेजर की पोस्ट पर थे और वहां पर वो काम करते थे। उसके बाद वो 1 जुलाई 2020 को जो थे वो साउथ इंडियन बैंक के एज अ सलाहकार बने थे, एडवाइजर बने थे, उन्होंने काम किया था यहाँ पे। इसके बाद वो आईसीआईसीआई बैंक में बहुत सारे जो बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट हैं उसको भी लीड करने के लिए वो आए थे, वहां भी उन्होंने लीड करा। तो काफी इन्होंने पहले काम किया है आईसीआईसीआई बैंक में। इसके अलावा अगर बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक से पहले भी आईआईएम बैंगलोर के पूर्व छात्र रहे हैं रामकृष्णन, जिन्होंने जी कैपिटल ट्रांसपोर्टेशन फाइनेंशियल सर्विसेज और एसआरएफ फाइनेंस के साथ काम भी किया है। तो काफी अनुभव है इनको इस क्षेत्र में, अपने वित्तीय क्षेत्र में और बैंकिंग क्षेत्र में काफी अनुभव पहले से ही है। तो साउथ इंडियन बैंक के लिए बहुत अच्छी खबर है कि उनके साथ मुरली रामकृष्णन अब जुड़ने जा रहे हैं। दोनों बैंकों की बात करें तो साउथ इंडियन बैंक की बात करें, साउथ इंडियन बैंक एक निजी क्षेत्र का बैंक है, प्राइवेट बैंक है। इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो केरला में एक जगह है थ्रिसूर, वहां पे इसका हेडक्वार्टर है केरला में। अगर बात करें फाउंडेशन की तो 1929 में इसको फाउंड किया गया था, तब ये बैंक बना था साउथ इंडियन बैंक। इसी तरह आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है आईसीआईसीआई बैंक का, और ये जो है इसके जो फाउंडर हैं वो इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, इसके अंतर्गत ही ये बैंक बनाया गया है। 1994 में इसकी शुरुआत हुई थी, 1994 में ये बनाया गया था। और अगर हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो वडोदरा इसका वडोदरा में बनाया गया था, हेडक्वार्टर जो है मुंबई है। अगर सीईओ की बात करें तो संदीप बख्शी इस समय इसके सीईओ हैं। तो ये कुछ बातें आपको स्टैटिक रूप में यहां से ध्यान रखनी है इन बैंकों के बारे में। आगे बढ़ जाते हैं अगली न्यूज की तरफ। तो अगली न्यूज है मुस्तफा आदिब अब्दुल वहीद के बारे में। देखिए ये अभी न्यूज में आए हैं क्योंकि एक देश है उसका नाम है लेबनान। ठीक है, लेबनान आपने ध्यान में रखा होगा, ध्यान में लेबनान एक न्यूज में रहता है वो देश। तो लेबनान के अभी प्रधानमंत्री के रूप में ये बने हैं, प्रधानमंत्री के रूप में ये वहां पे नियुक्त हुए हैं मुस्तफा आदिब अब्दुल वहीद, इसीलिए ये जो है अभी न्यूज में आ गए हैं। अगर व्यक्तिगत तौर पे बात करें तो व्यक्तिगत तौर पे ये वकील भी हैं और एक टीचर भी रहे हैं, पॉलिटिशियन तो ये हैं ही, एजुकेटर भी रहे हैं, रिसर्चर भी ये रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा खासा इनका प्रोफाइल है, काफ़ी अच्छा प्रोफाइल है, व्यक्तिगत रूप से काफ़ी जाने माने वहाँ के रिसर्चर हैं और लॉयर भी हैं, वहाँ के पॉलिटिशियन तो ये हैं ही। इससे पहले अगर बात करें तो इससे पहले लेबनान के राजदूत के रूप में जर्मनी में रहे थे 2013 से 2020 तक। वहां पे इन्होंने जर्मनी में काम किया था लेबनान के राजदूत के रूप में। तो काफी अच्छी इनकी पकड़ भी है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी और राजनीतिक मुद्दों पर भी इनकी काफी पकड़ है। अगर बात करें तो ये अपने जो अब्दुल जी हैं ये मानव और राज्य सुरक्षा के जो विषय रहते हैं या फिर जो पार्लियामेंट्री ओवरसाइट जो होते हैं उसके लिए बहुत विशिष्ट तरीके से जाने जाते हैं। बहुत सारे इलेक्टोरल लॉज हैं, स्टेट सिक्योरिटी है, उसके लिए बहुत विशिष्ट कार्यों के लिए जाने जाते हैं, अपनी इनकी वहाँ पहचान है। तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अगर बात करें मुस्तफा अदीब अब्दुल वहीद से पहले यहाँ पर हसन दीब जी थे जो यहाँ पर प्रधानमंत्री थे
जो अभी 31 अगस्त 2020 को उन्होंने अब्दुल हमीद जी को जो है वो वहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। तो फॉर्मर अगर पूछेगा प्राइम मिनिस्टर तो आंसर होगा हमारा हसनदीप, और अगर अभी के पूछेगा तो वो मुस्तफ़ा अदीब अब्दुल वहीद हैं जो लेबनान के वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। आगे बात कर लेते हैं, लेबनान की बात आई है तो लेबनान की कैपिटल का नाम ध्यान रखना है, बेरूत इसकी कैपिटल है। देखिए बेरूत की बात करें तो बेरूत अभी न्यूज़ में रहा था, अगर आपको ध्यान हो तो बेरूत में क्या हुआ था, अभी एक धमाका हुआ था वहां पर, जो वहां का तेल डिपो था उसमें धमाका हुआ था, और उसमें करीब करीब मतलब लगभग लगभग आधा बेरूत शहर जो था वो धमाके की चपेट में आ गया था, ऐसा भी न्यूज़ में पिछले दिनों रहा था। तो ये बेरूत जो राजधानी है वो लेबनान की ही राजधानी है। अगर यहाँ की करेंसी की बात करें तो लेबनानी पाउंड यहाँ पर चलता है, पाउंड यहाँ की जो है मुद्रा है। देखिए प्राइम मिनिस्टर तो हमें पता लग गया, प्राइम मिनिस्टर हैं अब्दुल वहीद, तो वहाँ के प्रेसिडेंट हमने और याद कर लिए जो है राष्ट्रपति मिशेल एउन वहाँ के इस समय प्रेसिडेंट हैं। तो ये आपको यहाँ से कुछ स्टैटिक जी के याद रखनी है। देखिए ये है लेबनान का फ्लैग, और ये एक मैप मैंने दिया हुआ है, तो ये देखिए लेबनान ये है, ये पूरा लेबनान दिख रहा है आपको, इसमें ये बेरूत शहर है, जो बेरूत शहर दिख रहा है, तो इस तरह का नक्शा भी है जो आपको ध्यान रखना है। आस पड़ोस में सीरिया और जॉर्डन वगैरह देश हैं, तो ये लगभग मध्य एशिया में है, तो ये आपको यहाँ से ध्यान में रखना है लेबनान के बारे में। आगे बात कर लेते हैं अगली न्यूज की तरफ। तो आईसीआईसी बैंक ने अभी एक नई स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है होम उत्सव। देखिए आईसीआईसी बैंक अभी न्यूज में है, 3-4 बार वो न्यूज में आ चुका है, तो आईसीआईसी बैंक से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी उम्मीद है, इसलिए यहां से अपने क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर कर लीजिए अच्छे से। इसका जो स्टैटिक जीके है वो भी प्रिपेयर कर लिए, यहां से आपको बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो होम उत्सव जो है वो एक आईसीआईसी बैंक ने शुरू किया है। तो ये क्या है, एक तरह का वर्चुअल प्रॉपर्टी एग्जीबिशन है अंडर द नेम होम उत्सव, मतलब एक तरह की आभासी संपत्ति प्रदर्शनी है एक तरह की, जो पूरे भारत में ही जो प्रसिद्ध है, और ये जो विभिन्न तरह के रिनोन डेवलपर्स हैं उनके बीच में भी काफी प्रसिद्ध हो गई है। तो इस तरह का इन्होंने शुरू किया है। एग्जीबिशन के लिए इन्होंने एक लिंक भी दिया है, वहां पे जाके आप लिंक से उस एग्जीबिशन को देख सकते हैं। देखिए अगर इस पूरे स्कीम का, पूरे इस उत्सव का हम लोग देखें कि क्या फायदे हैं, तो सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पर बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो डेवलपर्स हैं, उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की प्रदर्शनी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, यानी आप घर बैठे ही ऑनलाइन ही बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को देख सकते हैं और उसकी जानकारी आप ले सकते हैं एक ही प्लेटफॉर्म पर जाकर। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है इस होम उत्सव का। दूसरा, यहां पर आपको बहुत सारी अट्रैक्टिव होम लोन इंटरेस्ट रेट की स्कीम भी मिल सकती हैं। बहुत सारे जो होम लोन हैं वो आकर्षक जो ब्याज दरें हैं, जो कम ब्याज दरें हैं, या उनके पेमेंट के तरीके अलग अलग हैं, तो उस तरीके से आपको यहाँ पे बहुत अच्छे ब्याज दरें देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा जो डिजिटल सैंक्शन ऑफ लोन थ्रू एक्सप्रेस होम लोन है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यानी जो डिजिटल स्वीकृति मिलती है लोन के लिए वो भी आपको देखने को मिलेगी। यानी जो मैनुअल काम होते हैं लोन के रिगार्डिंग वो आपको यहाँ पे नहीं करने पड़ेंगे, और डिजिटलाइज रूप में ही आपको लोन जो है वो सैंक्शन हो जाएगा। वहीं पे सारी जो एलिजिबिलिटीज हैं आपकी वो देख ली जाएंगी, या फिर जो वहाँ पे रिक्वायरमेंट है वो ऑनलाइन ही देख ली जाएंगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा फायदा है, यहाँ से भी बहुत सारा टाइम और बहुत सारा खर्चा आपका बच सकता है इसका उपयोग करेंगे तो। देखिए ये जो है ना, ये सबसे पहले जो की गई थी प्रदर्शनी, ये पहले मुंबई और पुणे के लिए की गई थी, ठीक है ना, मतलब एक ट्रायल की बेस पर की गई होगी वहां पर। तो मुंबई और पुणे में पहले की गई थी, जहां पर मोर देन 60 मतलब 60 से अधिक डेवलपर्स ने 100 से अधिक प्रोजेक्ट्स को वहां पे शोकेस किया था, वहां पे दिखाया था। तो यहाँ की सफलता से ही बैंक ने सोचा कि अब इसको पूरे देश में हम लोग लॉन्च करेंगे, पूरे देश के लिए लॉन्च करेंगे, और वहां पे हम पूरे देश से जो है प्रोजेक्ट्स मंगाएंगे ताकि सभी का फायदा हो सके। जो डेवलपर्स हैं उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिल सके, और जो नीडी हैं, जो लोग जिनको जरूरत है, उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिल सके ताकि वो यहां से अपनी पूरी फायदाएं उठा सके। इसके साथ साथ इट ऑफर्स देम द एनहांस कन्वीनियंस एज दे कैन सिंपली ब्राउज थ्रू दीज प्रोजेक्ट्स आउटलाइन। ठीक है, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको अपने घर से और कार्यालय से ही, अपने ऑफिस से ही जो ब्राउज करने की सुविधा है, ऑनलाइन ब्राउज करने की सुविधा है, वो भी यहां से मिल रही है। तो काफी अच्छा प्लान आईसीआईसी ने शुरू किया है अपने कस्टमर्स को देखते हुए। तो ये हमको यहां से ध्यान में लेना है। होम उत्सव ध्यान करना है, होम उत्सव जो है वो किसने शुरू कराया, तो आईसीआईसी ने शुरू कराया। आगे बात कर लेते हैं, एक बुक हमें याद करनी है, लेट अस ड्रीम। ठीक है, लेट अस ड्रीम ये बुक है जो पोप फ्रांसिस ने लिखी है अभी। तो पोप फ्रांसिस ने वेटिकन सिटी राज्य के प्रमुख हैं, कैथोलिक चर्च के प्रमुख हैं ये पोप फ्रांसिस, उन्होंने लिखी है लेट अस ड्रीम पुस्तक। अगर बात करें तो इस पुस्तक में जो स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, जो अपने पोप फ्रांसिस हैं, उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि कोविड का जो इस समय संकट चल रहा है, या कोविड की जो 19 की जो इस समय स्थितियां चल रही हैं, उस समय जीवन है, उस समय हमारी जो लाइफ है और जो ये दुनिया है, ये किस प्रकार हमें कुछ सिखाता है।
या किस प्रकार हम इसमें अपने आप को संभाल सकते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे इकोनॉमिक क्राइसिस हमारे सामने हैं, बहुत सारे और भी क्राइसिस इस बीमारी की वजह से हम सबके सामने आए हैं। तो कुछ लोग मेंटली, कुछ लोग डिप्रेस भी हो गए हैं, कुछ लोग और भी तरीके से नुकसान में हैं। तो ऐसी उथल-पुथल में हम कैसे अपने आप को संभालें, कैसे अपने आप को सही रखें, हाउ इट कैन बी मेड अ सेफर, फेयरियर एंड द हेल्थियर प्लेस फॉर पीपल टू लिव इन, ऐसा इन्होंने इस अपनी पुस्तक में डिस्क्राइब किया है। तो ये पुस्तक काफ़ी अच्छी है पढ़ने के लिए, जो हमको अच्छे थॉट दे सकती है कि इस मुश्किल घड़ी में हम लोग किस तरीके से अपना जीवन यापन कर पाएँ। अगर बात करें पब्लिशर की, तो साइमन एंड शूस्टर ने इसको पब्लिश किया है, ये पब्लिशर हैं इसके, ध्यान रखिएगा। इसका जो विमोचन है, जो इसकी इनॉग्रेशन है पुस्तक की, जो वो है, वो 1 दिसंबर को होनी है और 2 भाषाओं में होगी, ध्यान रखिए, इंग्लिश और स्पेनिश में होगी। ये आपको ध्यान रखना है, 2 भाषाओं में ये पुस्तक आएगी। 1 दिसंबर को इसको दिखाया जाएगा, इसको निकाला जाएगा पुस्तक को, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए ये पुस्तक है ना, एक तरह की इंस्पिरेशनल पुस्तक है, एक तरह की प्रेरणादायक पुस्तक है, जिसमें अपने सामाजिक जीवन में जो आने वाली प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके सामने हम कैसे डटे रहें, कैसे हम उससे निकलें, या कैसे हम उसके सॉल्यूशन ढूंढें, ठीक है, ये सब इसमें बताया गया है। तो काफ़ी अच्छी पुस्तक हो सकती है। अगर आपको भी ऐसी पुस्तक पढ़ने का शौक है तो ये पुस्तक आप जरूर पढ़ सकते हैं। फिलहाल एग्जाम के लिए आपको ध्यान करना है, लेट अस ड्रीम, पोप फ्रांसिस ने लिखी है, जो 1 दिसंबर को इंग्लिश और स्पेनिश में रिलीज होने वाली है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। आगे बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आपके सामने है। प्रेसिडेंट ऑनर्स 3 आरपीएफ पर्सनल विद जवान रक्षा मेडल, ठीक है, जीवन रक्षा मेडल। देखिए जीवन रक्षा मेडल बहुत पहले से ही 1961 से हम लोग देते आ रहे हैं। तो उसी कड़ी में अभी भारत के राष्ट्रपति ने जो हमारे आरपीएफ के जवान हैं, यानी जो रेलवे सुरक्षा बल के जवान हैं, उनके कर्मियों को जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया है। हालांकि इसकी लंबी लिस्ट है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। इसमें कुछ नाम ऐड किए गए हैं, तो वही नाम मैंने अभी न्यूज से लिए हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए इसमें 3 तरह के पूरे पदक दिए जाते हैं। 3 तरह के पदकों में कौन कौन से नाम अभी रिसेंटली ऐड हुए हैं वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद इस प्राइस के बारे में पढ़ेंगे कि क्या है प्राइस है, कब शुरू होता है। तो देखिए इसी जीवन रक्षा पदकों की लिस्ट में ही सबसे पहला पदक आता है सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, ठीक है। सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक जो है वो अभी हमारे जो स्वर्गीय जगबीर जी हैं, लेट श्री जगबीर सिंह जी हैं, कांस्टेबल हैं नॉर्दर्न रेलवे के, इन्हें दिया गया है मरणोपरांत, पोस्टह्यूमस इनको दिया गया है, मरणोपरांत ये मिला है। क्यों मिला है? तो अभी दिल्ली के पास रेलवे परिसर में 4 बच्चों की जो जान बचाते हुए ये मारे गए थे, इनकी खुद की जान चली गई थी, लेकिन 4 बच्चों को उन्होंने बचा लिया था दिल्ली के पास रेलवे परिसर में। तो उसी बहादुरी के कार्य के लिए इनको मिला है सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक। नाम याद रखिएगा, लेट श्री जगबीर सिंह जी, कांस्टेबल हैं नॉर्दर्न रेलवे के। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी अच्छी बात भी है कि हमारे देश में लोग इतनी स्पष्टता से अपनी ड्यूटी करते हैं कि अपनी जान की परवाह किए बगैर भी वो अपनी ड्यूटी करते हैं और औरों की भी जान बचाते हैं। तो ये एक बहुत ही प्रेरणादायक बात है जो हम सबको सीखनी चाहिए। आगे बात कर लेते हैं, दूसरा प्राइज है इसी कड़ी में दूसरा प्राइज है उत्तम जीवन रक्षा पदक। तो उत्तम जीवन रक्षा पदक जो है ये मिला है श्री शिवचरण सिंह जी को। ये कांस्टेबल हैं, वेस्टर्न रेलवे में कांस्टेबल हैं। और दूसरे हैं श्री मुकेश कुमार मीना जी, जो हेड कांस्टेबल हैं जोधपुर डिवीजन में। इन दोनों को ये मिल गया है। अगर बात करें श्री शिवचरण सिंह जी की, तो इन्होंने क्या किया है, जब ट्रेन स्क्वाटिंग की ड्यूटी कर रहे थे ये, तो श्यामखली रेलवे स्टेशन है, वहां पर बहुत बाढ़ आ गई थी और बाढ़ में फंसे हुए 9 लोगों की इन्होंने जान बचाई थी। 9 लोगों की जान बचाने के बाद ही इनको ये उत्तम जीवन रक्षा पदक मिला है। जो हमारे श्री मुकेश कुमार मीना जी हैं, इन्होंने भी क्या किया था, इन्होंने अपने 2 बच्चों के साथ, एक महिला जा रही थी, तो महिला यात्री के जीवन को बचाने में बहुत साहस का प्रदर्शन किया था, बहुत ही मुश्किल से उनकी जान बचाई थी, दोनों बच्चों और महिला की। तो उसके लिए इनको ये प्राइज मिला है उत्तम जीवन रक्षा पदक। ये आपको यहां से ध्यान में रखना है। अगर इन पुरस्कारों की बात कर लें तो पुरस्कारों के लिए देखिए हमारे पास लंबी लिस्ट है, ठीक है। अगर हम 2020 की बात करें तो 2020 में देखिए इतने सारे पदक मिले हैं। अगर सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक की बात करेंगे तो कुल मिला के 7 लोगों को अभी तक ये प्राइज मिला है, ये पुरस्कार मिला है, जिसमें जो हमारे जगबीर सिंह हैं इनका नाम हमने अभी जोड़ा। इसके अलावा अगर उत्तम जीवन रक्षा पदक की बात करें तो उत्तम जीवन रक्षण पदक जो है वो 8 लोगों को मिल चुका है, जिसमें भी 2 नाम हमने जोड़े हैं, श्री शिवचरण सिंह जी और श्री मुकेश कुमार मीना जी, जो राजस्थान के हैं। तो यहां से आपको ये ध्यान करना है, ये क्वेश्चन बन सकता है किस स्टेट के हैं या इनका रेलवे में और कहां पे क्या पोस्ट है, ये आपसे पूछ सकता है। या कौन से 2 नए नाम है, 3 नए नाम है जिनको जीवन रक्षा पदक या सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक मिला, तो ये आपको यहां से ध्यान रखना है।
देखिए बाकी जो जीवन रक्षा पदक होता है ये भी इस वर्ष 39 लोगों को मिला है। 39 लोगों को जिन्होंने महत्वपूर्ण काम किए हैं, साहसी काम किए, उनको ये प्राइज मिला है जीवन रक्षा पदक। तो कम से कम आपको नंबर तो याद रखना ही है कि इस वर्ष कितना किसको ये मिला है और कितने पदक मिले हैं। बाकी उत्तम जीवन रक्षा पदक और सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, इनके आप नाम भी याद कर सकते हैं विद इनके स्टेट, जो इनके स्टेट है वहां से इनके नाम याद कर आप कर सकते हैं। अगर इन पदकों की बात कर लें तो जो जीवन रक्षा पात्र पुरस्कार हैं या जो वीरता पुरस्कार हैं, ये अपना जो अशोक चक्र पुरस्कार है ना, अशोक पुरस्कार, तो उसी की सीरीज की उसी श्रृंखला का पुरस्कार है। इसको 1961 में 1961 में इसको बनाया गया था, 1961 से इसको रखा गया था। इसमें मैंने बताया आपको कि 3 टोटल श्रेणियां हैं, 3 टोटल सीरीज हैं, कैटेगरीज हैं जिसमें प्राइज दिया जाता है। सबसे पहले की बात करें तो सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक है, दूसरा उत्तम जीवन रक्षा पदक है और तीसरे की बात करें तो जीवन रक्षा पदक है। ये ऐसे 3 कैटेगरी में दिया जाता है। पहली की बात करें तो पहली में क्या है कि पहला ऐसे लोगों को दिया जाता है या ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है जो बहुत ही बड़े खतरे के बीच किसी व्यक्ति की जान बचाते हैं या व्यक्तियों की जान बचाते हैं, अपने जीवन को समर्पित करने के बाद भी या समर्पित करते हुए भी वो औरों की जान बचाते हैं। ऐसे सर्वोत्तम प्रयास को मिलता है सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक। अगर उत्तम जीवन रक्षा पदक की बात करें तो ये भी तत्परता और साहस के लिए मिलता है कि कितनी तेजी से बचाव दल के जो लोग हैं वो बड़े खतरे की स्थिति में जीवन बचा रहे हैं। ये तय करती है, कमेटी होती है वो तय करती है कि किसको जीवन रक्षा पदक मिलना है, किसको कौन सा जीवन रक्षा पदक मिलना है। ये पूरी कमेटी तय करती है उनकी कहानियों के हिसाब से कि किसकी कहानी जो है वो ज्यादा साहस है, उसमें जिसने अपना जीवन भी कुर्बान कर दिया उसको सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक दिया जाता है। उसके अलावा वो उत्तम जीवन रक्षा पदक मिलता है। फिर उसके बाद जीवन रक्षा पदक आता है तो ये भी गंभीर चोट की स्थितियों में अपने जीवन को बचाने के लिए और औरों के जीवन को बचाने के लिए जो कार्य किए जाते हैं, साहस और तत्परता दिखाई जाती है, उसके लिए पदक मिलता है। तो पूरी कमेटी इसकी बनती है, वो तय करती है। हर राज्य से इसके लिए नॉमिनेशन जाते हैं, उसके बाद कमेटी तय करती है कि किसको ये प्राइज दिया जाए, कौन सी स्टोरी जो है वो इस पदक के लिए सही है, तो वो कमेटी तैयार करती है। आपको ध्यान करना है कितनी श्रेणियां हैं, 3 श्रेणियां हैं, सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, उत्तम जीवन रक्षा पदक और जीवन रक्षा पदक। 3 नाम जो बताएं आपको वो ध्यान में रखने हैं जो इस समय जोड़े गए हैं। और कब ये आया था पुरस्कार, तो 1961 में ये पुरस्कार आया है, ये यहां से आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ जाते हैं खेल की न्यूज की तरफ। एक बहुत महत्वपूर्ण आपको न्यूज ध्यान रखनी है, एक बहुत महत्वपूर्ण एक आपको खिलाड़ी का नाम ध्यान रखना है जिनका नाम है पी इनियन। ठीक है, ये पी इनियन का नाम याद कर लीजिए। इस बार 48th एनुअल वर्ल्ड ओपन चेस टूर्नामेंट इन्होंने जीत लिया है, ये बन गए हैं अभी उसके ग्रैंड मास्टर। तो ध्यान रखिएगा, अभी जो 40th एनुअल वर्ल्ड ओपन चेस टूर्नामेंट हुआ है उसको जीतने वाले जो है वो पी इनियन है। और खुशी की बात यह है कि भारतीय ही हैं, भारत में से ही हैं ये। आमतौर पर जो ये वर्ल्ड ओपन चेस टूर्नामेंट है ये अमेरिका के फिलाडेल्फिया में होता है, परंतु अभी हम सब जानते हैं कोविड का सीन चल रहा है, तो इसलिए ये जो ऑनलाइन अभी हुआ था, इस ऑनलाइन इवेंट में बहुत सारे देशों में कल लगभग 16 देश थे जिन्होंने भाग लिया था और 16 देशों के 122 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, जिसमें 30 से अधिक ग्रैंड मास्टर शामिल भी थे। तो इतने सबके बीच में हमारे जो पी इनियन है इन्होंने जो है वो जीत लिया है, ग्रैंड मास्टर पी इनियन ने ओपन वर्ल्ड चेस टूर्नामेंट 48। ये आपको यहां से ध्यान में रखना है। देखिए अगर बात करें इस स्कोर की, इस मैच की, तो बात करें तो जो फाइनल मैच हुआ था उसमें इनियन और जुगिरो सनन के समान अंक रहे थे, 7.5 यानी 7.5 अंक रहे थे, लेकिन तमिलनाडु खिलाड़ी ने बेहतर टाई ब्रेक स्कोर किया था जहां पे उन्होंने जीत दर्ज की थी। इनियन ने इससे पहले, अगर इससे पहले की बात करें तो एक ऑनलाइन ब्लिंड इवेंट भी जीता है जिसमें उन्होंने नंबर 2 जो वर्ल्ड के नंबर 2 हैं फैबियानो कोरोना, उनको भी हराया था, उनको भी हरा के ये उन्होंने अवार्ड जीता था जो ऑनलाइन ब्लिंड्स इवेंट था। तो बहुत ही बढ़िया प्लेयर हैं चेस के, इनका नाम को ध्यान रखना है। हमारे एग्जाम में जो बन सकता है क्वेश्चन वो यही कि पी इनियन किस गेम के खिलाड़ी हैं, तो अपना आंसर होगा चेस। ये आपको यहां से ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाते हैं, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट दिवस आपको याद कर लेने हैं, जो जुलाई के बहुत इंपॉर्टेंट डे है वो आपको ध्यान में कर लेने हैं। देखिए सबसे पहले जुलाई 1 को हम लोग मनाते हैं नेशनल डॉक्टर्स डे। बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सभी देख रहे हैं कि इस समय डॉक्टर्स ने किस तरीके से अपनी जान पर खेलकर हमारी जिंदगियों को बचाया है और किस तरीके से वो 24-24 घंटे हमारे लगे हुए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर्स के लिए अवेयरनेस हम लोग क्रिएट करें और हमारे देश से अधिक डॉक्टर लोग बने, डॉक्टर बन के देश की सहायता करें या सेवा करें। तो ऐसा हम लोग के लिए नेशनल डॉक्टर्स डे हम मनाते हैं 1 जुलाई को। इसके बाद देखिए 2 जुलाई हम मनाते हैं वर्ल्ड यूएफओ डे। ठीक है, यूएफओ आप सभी जानते हैं, तो यूएफओ के लिए अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हम लोग वर्ल्ड यूएफओ डे मनाते हैं 2 जुलाई को।
11th ऑफ जुलाई बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। देखिए वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाना केवल अवेयरनेस क्रिएट करना है। अगर मैं आपको एक आंकड़ा बताऊं तो अगले 30 से 40 वर्षों में, यानी 2020 के बाद 2050 तक इस पूरे विश्व की जनसंख्या जो है वो काफी अधिक बढ़ने वाली है। 700 अरब लोग तो इस समय इस दुनिया में ऑलरेडी हैं, ये बढ़कर करीब 1100 अरब होने वाले हैं 2050-2040 तक, ऐसी कुछ रिपोर्ट कहती भी हैं। इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए संसाधन उपलब्ध कराना, खाना उपलब्ध कराना, बेरोजगारी के बाद रोजगार उपलब्ध कराना, ये बहुत मुश्किल हो सकता है आगे। तो हमें बहुत ज़रूरत है कि हम किस तरीके से जनसंख्या को कंट्रोल भी करें और उसके यूटिलाइजेशन को बढ़ाएं। तो इस तरीके की अवेयरनेस करने के लिए हम वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाते हैं 11 जुलाई को, ये आपको ध्यान रखना है। 12 जुलाई की बात करें तो 12 जुलाई को मनाते हैं वर्ल्ड मलाला डे, विश्व मलाला डे। तो ये आपको ध्यान होगा, यूसुफजई मलाला ये पाकिस्तान की एक युवती हैं जिन पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया था। उसके बाद हालांकि ये बच गई थी। स्कूल के विरोध में आतंकवादी थे और ये स्कूल जा रही थी, तो महिलाओं की शिक्षा के विरोध में आतंकवादियों ने इन पर हमला किया था, काफ़ी गोलियां लगी थी इनको। उसके बाद से ये पाकिस्तान में नहीं रही, पाकिस्तान से बाहर निकल गई। तो वीरता का परिचय दिया, आतंकवादियों की गोलियां सहने के बाद जब सही हो गई तो दोबारा ये स्कूल गई थी। तो इसलिए इनके इनके साहस को देखते हुए और भी युवतियों को और भी लोगों को प्रेरित करने के लिए हम इनके नाम पे दिन मनाते हैं वर्ल्ड मलाला डे। इनको अभी नोबेल प्राइज भी मिला था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो वर्ल्ड मलाला डे 12 जुलाई। इसके बाद देखिए 17 जुलाई वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, यानी अंतर्राष्ट्रीय न्याय का दिवस है जो 17 जुलाई को मनाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। पूरे विश्व में सभी को न्याय मिले, आम से आम इंसान को न्याय मिले, इसकी अवेयरनेस करने के लिए या इसके लिए जागरूकता करने के लिए और ऐसा प्रयास करने के लिए हम लोग ये दिन मनाते हैं, ताकि सबको ध्यान में ये बात रहे। इंटरनेशनल डे ऑफ जस्टिस 17 जुलाई। 18 जुलाई की बात कर लें तो नेल्सन मंडेला डे मनाते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका से संबंध रखते हैं और शांति के प्रतीक माने जाते हैं, तो इनके नाम के ऊपर हम मनाते हैं 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये आपको ध्यान रखना है। 26 जुलाई हिंदुस्तानियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन, कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी दिन जो कारगिल में पाकिस्तानी सेना समर्थित जो आतंकवादी थे और पाकिस्तानी सेना जो थी जिन्होंने भारतीय क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था, उनको हमारे जांबाजों ने अपनी धरती पर धकेल दिया था। तो उस विजय की याद में हम लोग मनाते हैं कारगिल विजय दिवस। आपको बता दूं कि इस युद्ध में हमारे 529 जवान जो थे वो सर्वोच्च बलिदान देकर शहीद हुए थे देश के लिए। उसके बाद कहीं जाकर हम कारगिल को जीत पाए थे, कारगिल से बाकी लोगों को भगा पाए थे वहां पे। उसके याद में हम लोग मनाते हैं 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस, ये आपको यहां से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अगर बात कर लें तो 28 जुलाई को वर्ल्ड नेचर कन्वेंशन कंजर्वेशन डे, यानी विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। बहुत जरूरी है। आज की स्थिति देखें तो आज वाकई में हमारी प्रकृति, हमारा नेचर जो है वो खराब होता जा रहा है। हर चीज का दोहन हम लोगों ने इतना अधिक कर दिया है कि वो अब एडवर्स इफेक्ट दे रहा है, वो बुरे प्रभाव हमको दिखा रहा है। तो बहुत जरूरी है कि हम अपने संरक्षण के साथ साथ प्रकृति का भी संरक्षण करें, क्योंकि यदि प्रकृति नहीं होगी तो हम भी नहीं रह पाएंगे। हम में से हर एक को एक कोशिश करनी चाहिए कि हम पेड़ लगाएं, हम पानी बचाएं और बाकी चीजें जो प्रदूषण क्रिएट करती हैं उनका प्रयोग ना करें या कम से कम करें। तो ऐसा हमें प्रयोग करते रहना चाहिए। 28 जुलाई आपको ध्यान रखना है वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस और 18 जुलाई नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये आपको यहां से ध्यान में रखने हैं। आगे बढ़ लेते हैं तो कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट को आपको ध्यान में करने हैं आज अपने एग्जाम के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये भारत के बारे में कुछ फैक्ट आपको बताऊंगा आज मैं, जो आपको एग्जाम में लगातार देखने को मिलते रहे हैं और आगे भी इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको अपने एग्जाम में। देखिए याद कर लेते हैं हम लोग। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन रिपब्लिक, ये आपको सभी को पता होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के पहले राष्ट्रपति जो बनने का अवसर जिन्हें प्राप्त हुआ था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसी प्रकार जो भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, फ्री इंडिया थे, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था पहला प्रधानमंत्री आजादी के बाद भारत का। देखिए तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, द फर्स्ट इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज। ठीक है, पहले जो भारतीय थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, इनकी पुस्तक थी, आपको ध्यान होगा, गीतांजलि, है ना। गीतांजलि पुस्तक के लिए ही इनको जो था वो नोबेल प्राइज मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। द फर्स्ट इंडियन थे ये जिनको नोबेल प्राइज मिला था।
इसके बाद चौथा क्वेश्चन, ये चौथा फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान कर लीजिए। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, है ना, जो कांग्रेस थी उसके पहले जो प्रेसिडेंट थे, पहले जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो डब्ल्यू सी बनर्जी का नाम आपको ध्यान रखना है। डब्ल्यू सी बनर्जी थे जो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, ये आपको यहां से ध्यान रखना है। कई बार एग्जाम में आपको देखने को मिला होगा ये क्वेश्चन, दोबारा भी पूछा जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो उसका नाम ध्यान रखना आपको, बदरुद्दीन तैयब जी। ये कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, ये आपको ध्यान में रखना है। पहले मुस्लिम, देखिए ये पहले मुस्लिम राष्ट्रपति नहीं, पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे, ये आपको ध्यान रखना है। पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट यहाँ पे लिखा है, उसका हिंदी कन्वर्जन अध्यक्ष है, तो वो आपको ध्यान रखना है, बदरुद्दीन तैयब जी, जो कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये भारत के पहले जो मुस्लिम राष्ट्रपति थे उनका नाम था डॉक्टर जाकिर हुसैन, सभी को पता है। तो ये आपको यहां से कुछ क्वेश्चन ध्यान रखने हैं, हमारे एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। पहले भारत के मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, और भारत के पहले राष्ट्रपति तो राजेंद्र प्रसाद, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, द फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, जो पहले भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे उनका नाम ध्यान कर लीजिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक इनका नाम था। कई बार आपको एग्जाम में देखने को मिला होगा ये क्वेश्चन, याद कर लीजिए, फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इज लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, लेकिन आपको ध्यान करना है। पहला क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन है द फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। जो बंगाल के पहले ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं, दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। इंडिया के पहले ब्रिटिश गवर्नर जनरल तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, और बंगाल के पहले ब्रिटिश गवर्नर जनरल तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया, पहले जो ब्रिटिश वायसराय थे इंडिया के उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। ये तीनों ही क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों ही ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया के आजादी के बाद कौन बने थे पहले गवर्नर जनरल? तो उनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन, यही इंडिया की आजादी के समय थे, तो इंडिया की आजादी के बाद यही बने थे भारत के पहले गवर्नर जनरल, फ्री इंडिया के पहले गवर्नर जनरल, तो वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ये आपको यहां से ध्यान में रखना है। आगे बात कर लेते हैं, देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन है, द फर्स्ट एंड द लास्ट इंडियन टू बी द गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, ठीक है। देखिए भारत के आजाद होने के बाद दो गवर्नर जनरल रहे, एक लॉर्ड माउंटबेटन और एक सी राजगोपालाचारी। तो अगर आपसे पूछता है कि आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल, तो आपका आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन, और आजाद भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, तो उसका नाम हो जाता है सी राजगोपालाचारी, ठीक है। इसके बाद से पद खत्म कर दिया गया था, इसके बाद से इसकी नियुक्ति खत्म कर दी गई थी, तो इसलिए पहले और अंतिम ये गवर्नर जनरल इंडिया के थे, फ्री इंडिया के सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया फर्स्ट मैन इन स्पेस, तो राकेश शर्मा आपको ध्यान में है। इंडिया के पहले व्यक्ति जो अंतरिक्ष में गए थे वो राकेश शर्मा थे। अगर विश्व के पूछेगा तो विश्व के भी आपको ध्यान होना चाहिए, यूरी गागरिन उनका नाम था, जो पूरे विश्व में सबसे पहली बार अंतरिक्ष में गए थे वो थे यूरी गागरिन। और अगर भारत का पूछेगा तो भारत की तरफ से राकेश शर्मा थे जो पहली बार अंतरिक्ष में गए थे, तो आपको ध्यान रखना है भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री तो वो हैं राकेश शर्मा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है यहां पर, देखिए द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु रिजाइन विदाउट कंप्लीटिंग द फुल फॉर्म, फुल टर्म, है ना, यानी अपने पूरे कार्यकाल को किए बिना अपना इस्तीफा देने वाले जो थे, ऐसे पहले प्राइम मिनिस्टर जो थे इंडिया के वो थे मोरारजी देसाई। इन्होंने अपना इस्तीफा जो था अपने कार्यकाल से पहले दे दिया था, तो ये आपको यहां से ध्यान में रखना है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिया, देखिए पहले भारत के जो कमांडर इन चीफ थे उनका नाम ध्यान रखना है आपको, वो था फील्ड मार्शल करियप्पा, ये मार्शल करियप्पा इनका नाम था, ये थे भारत के पहले कमांडर इन चीफ, ये आपको यहां से ध्यान रखना है। तो भारत के बारे में ये मैंने आपको फर्स्ट बहुत सारे पॉइंट बताए जो फर्स्ट फैक्ट थे इंडिया के, यहां से क्वेश्चन कई सारे आपके एग्जाम में बनते हैं। बात कर लेते हैं कुछ आज के क्वेश्चन की जो हमने आज पढ़ा है, वहां से कौन कौन से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बन सकते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्वेश्चन के द्वारा। तो पहला क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेयर डिड बिम्स्टेक 21st सेशन टेक प्लेस इन 2020, तो ये मैंने आपको बताया था अभी, कोलंबो में होने वाला है, कोलंबो श्रीलंका में है, श्रीलंका में ही ये सत्र होने वाला है बिम्स्टेक का। इसका जो आगे जो इसका शिखर सम्मेलन है, जो इसका जो मिनिस्ट्रियल मीटिंग है वो भी कोलंबो में ही होने वाली है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे ये 21st सेशन है, ये आपको यहाँ से ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, 21st सेशन की बात हमने की है।
आगे बढ़ जाते हैं। अगली बात है, हाउ मेनी मेंबर्स कंट्रीज आर देयर इन बिम्स्टेक। बिम्स्टेक में टोटल मिला के कितने देश हैं, तो मैंने आपको बताया था 7 देश हैं, जो लगभग लगभग भारत के पड़ोसी देश हम लोग कह सकते हैं, बांग्लादेश वगैरह। 7 देशों के नाम मैंने आपको दिखाए थे, याद करने हैं आपको। बिम्स्टेक के कुल देश हैं 7। इसका हेडक्वार्टर मैंने आपको बताया था ढाका में है, तो ये आपको यहाँ से ध्यान में रखना है। आगे बात कर लेते हैं, विच इंस्टीट्यूशन ऑफ एशिया टॉप द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग इन 2019। ठीक है, देखिए ये रैंकिंग भले ही से 2020 में आई है, लेकिन इसमें 2019 का ही डेटा हमने दिया है, समझ गए मेरी बात। ठीक है, तो अगर इसकी बात करें तो हमने अभी देखा था कि शिन्हुआ यूनिवर्सिटी थी चाइना की जो शीर्ष पर आई थी। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है आपको, तो समझ लीजिए। अगर इसमें बात करते हैं हम लोग वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में सबसे टॉप पर कौन रहा था, तो वो ऑक्सफोर्ड थी, ये बात सही है। ठीक है, बट यहां पूछा है कि एशिया की किस यूनिवर्सिटी ने टॉप किया था, एशिया की कौन सी चीज पर रही थी। तो एशिया में तो मैंने आपको बताया कि शिन्हुआ पहली यूनिवर्सिटी है जो टॉप 20 में रही है इस बार, तो यही आपका आंसर है। शिन्हुआ यूनिवर्सिटी जो अपने चाइना में है, यही एशिया की तरफ से इसमें टॉप पर रही है। इसके अलावा बात करें तो ऑक्सफोर्ड थी जिसने इसको टॉप किया था, ये आपको यहां से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हाउ मेनी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वर एबल टू मेक इट टू द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। भारत के कितने संस्थान जो हैं वो इस बार वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में अपनी जगह बना पाए हैं 2020 में, तो उसका आंसर है 63। टोटल 63 ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो अपनी जगह बना सकते हैं, बना पाए हैं अपनी इस रैंकिंग में। हालांकि उनका नंबर जो है वो 300 के बाद ही शुरू होता है, उनकी रैंकिंग जो है वो 300 के बाद ही शुरू होती है। बट ये अपनी अच्छी बात है भारत के लिए कि भारत के ज्यादा इंस्टीट्यूट इस बार इस रैंकिंग में अपना स्थान बना पाए हैं। अभी भारत को और भी काम करने की आवश्यकता है, वो हम आगे करते रहेंगे। अगले क्वेश्चन तक बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुस्तफा अदीब हैज बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। किस कंट्री के ये प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, तो आंसर है लेबनान। ये हमने अभी पढ़ा था, लेबनान इसका आंसर है। लेबनान के ये बन गए हैं। हसनदीब को अभी इन्होंने हसनदीब की जगह इन्होंने ली है, वहां पे प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। लेबनान की बात कर लें तो लेबनान की कैपिटल हमने अभी पढ़ी थी, बेरूत कैपिटल थी इसकी, ध्यान कर लीजिए। लेबनान कैपिटल बेरूत है और यहाँ पर लेबनानी पाउंड मुद्रा के रूप में चलती है, ये आपको यहाँ से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं, पेंग लबसोल इज द फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केवल सिक्किम में मनाया जाता है, ध्यान रख लीजिए। सिक्किम स्टेट का ये फेस्टिवल है जिसमें काफी सारे हम लोग देवताओं को श्रद्धांजलि देते थे, हमने पढ़ा था। काफी सारे मुखौटे लगाकर मस्ती धूमधाम से इसको मनाया जाता था, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है पेंग लबसोल के बारे में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, व्हेन डिड इंडिया बिकम अ मेंबर ऑफ एससीओ। भारत एससीओ का सदस्य कब बना। तो देखिए अगर हम बात करें तो 2015 में बात करें तो 2015 में भारत ने अपनी याचिका दी थी कि हमें बनना है यहाँ पर इसका मेंबर, और उसके बाद 2017 में जो है भारत बन गया था। यानी घोषणा जो हो गई थी भारत की वो 2015 में ही हो गई थी। भारत और पाकिस्तान दोनों की घोषणा जो थी वो 2015 में ही हो गई थी, लेकिन दोनों को ही 2017 की मीटिंग में शामिल किया गया था एससीओ में। तो जब भी आपसे पूछेगा कि भारत और पाकिस्तान एससीओ में कब शामिल हुए, तो अपना आंसर वहां से 2017 ही रहेगा। तो ये आपको यहां से ध्यान में कर लेना है। इतना ही आज के सेशन में। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।